नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हम लाते हैं ताकि आपकी कर सके मदद और सिखा सकें आपको निवेश के गुण। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी सेविंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और योर मनी यही आपको सिखाता है कि जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए। कहाँ शुरुआत करनी है, कैसे करनी है, क्या होना चाहिए पहला कदम, ये तमाम बातें आप योर मनी के जरिए समझते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं शो में तो आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है और साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर आप जाइए CNBC आवाज के हैंडल पर। ये शो इस समय आप लाइव भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल लेंगे उससे पहले आज थोड़ी सी वेडिंग से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि वेडिंग सीजन ऑन है। कल हम बात कर रहे थे कि वेडिंग इंश्योरेंस भी होता है। अब आज का टॉपिक जो हमने पिक किया है वो है वेडिंग लोन, क्योंकि आमतौर पे आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जो क्वेरीज हमें मिलती है उसमें से एक टारगेट बच्चों की शादी का सपना पूरा करना होता है, जिसके लिए हर पेरेंट एक गोल डिफाइन करता है। अगर किसी वजह से आप अपने उस गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक वेडिंग लोन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वेडिंग लोन होता क्या है, किस कैटेगरी में आता है, क्या इसकी बारीकियां हैं। तो फिरोज जी से समझते हैं। बताइए फिरोज जी वेडिंग लोन के बारे में। नमस्कार दीपाली जी। जैसे आपने कहा वेडिंग सीजन आ रहा है, इंडियंस के लिए एक वेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट अवसर होता है और उसमें पेरेंट्स भी जी जान लगाना चाहते हैं, सेल्फ भी वो भी चाहते हैं कि एक शादी ऐसी हो। एक सपना होता है बचपन से लोगों का। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा वेडिंग एज एन इवेंट फॉर एन इंडियन। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसमें क्या होता है कि काफी बार जैसे आपने कहा शॉर्ट पड़ जाते हैं पैसे, महंगाई भी कभी लगाम नहीं रहती, महंगाई काफी महंगी हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है, तो आप अपने पैसे पूरे नहीं पड़ते, तो आप एक वेडिंग लोन ले सकते हैं। वेडिंग लोन की खासियत यह है कि एक अनसिक्योर्ड लोन है दीपाली जी, इसमें कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती, रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी लिबरल है ताकि एक अपनी शादी का वो खर्च कर पाए। 21 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। कोई बैंक 23 बोलती है। ब्याज दरें भी नॉर्मल है क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आप बोरो करने जाते हैं तो 30% का भी ब्याज लग सकता है, पर्सनल लोन पे 13-14% लग सकता है, मैरिज लोन पे 11 से 10.5 से 11% की रेट पे ही पूरे 8-10 बैंक से जो हमने चेक किया, NBFC से चेक किया, तो ये 11% से कम है। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है 7.5 पे 8 पे, तो अगर आपको 11% पे लोन मिल जाए अनसिक्योर्ड, विच आई थिंक इज अ ग्रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, अनसिक्योर्ड है तो कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती और सैलरी और एज रिक्वायरमेंट्स भी काफी लिबरल। ओके चलिए, तो ये कुछ बातें आपको बताई हैं फिरोज जी ने वेडिंग लोन से जुड़ी हुई, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं और उसके बाद आपकी क्वेरीज भी लेंगे। तो 2-3 चीजें और, अगर कोई वेडिंग लोन लेने का प्लान कर रहा है फिरोज जी, तो डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई एलिजिबिलिटी, कोई क्राइटेरिया है क्या, और एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर कोई वेडिंग लोन लेता भी है तो आमतौर पर कितने टेन्योर के लिए मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितने इंटरेस्ट पर बेसिकली लोन ऑफर होते हैं। दीपाली जी, पहले तो जो आपका सवाल है, डॉक्यूमेंटेशन बड़ी लिबरल सी है। एक आईडी प्रूफ लगता है, एड्रेस प्रूफ लगता है, सैलरी की एक प्रूफ लगती है। ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और एज प्रूफ लगता है। देखिए आपके पास एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी यूज कर सकते हैं, राशन कार्ड यूज कर सकते हैं, ये एड्रेस प्रूफ माने जाते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ्स हैं, तो ये 2 अलग प्रूफ लगते हैं। और सैलरीज, आपकी सैलरी स्लिप्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि आप ये एस्टैब्लिश कर सकें कि आपकी रीपेमेंट की कैपेबिलिटी जरूर है। और लास्ट में एज प्रूफ, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ये सब काम आते हैं। ये 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ब्याज दर जैसे मैंने कहा 10.5 से 11% होता है। काफी सारी बैंक्स होती हैं। 23 की मिनिमम एज होती है, काफी बैंक्स में 21-23 की, मैक्सिमम एज होती है 58 की। मिनिमम सैलरी होती है 15,000 रुपए पर मंथ। काफी सारी बैंक्स ऐसी भी हैं जो 2,500 रुपए पर मंथ की सैलरी वाले को भी शादी का लोन देने के लिए तैयार होती है। आपको अपने फंड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स अगर हो, उसको छेड़े बगैर अगर आपको इसका लोन लेना है तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी SIP को ना रोकें, आपके जो इकट्ठे किए हुए पैसे उसको छोड़ दें, वैसे ही ग्रो होने दें और ये लोन भी ले सकते हैं। ओके तो चलिए, तमाम बातें आपको बताई हैं फिरोज जी ने। कितना आमतौर पे लोन मिलता है, बाकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है वेडिंग लोन के लिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी अगर आप वेडिंग लोन प्लान कर रहे हैं तो।
रही बात अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो योर मनी तो हम हर रोज लेकर आते हैं ही, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब सवालों को शो में शामिल कर लेते हैं और पहले कॉलर से चर्चा करते हैं। दीपक है हमारे साथ। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। दीपक अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है किसी कारण, सवाल ले लेते हैं इनका। इनकी फिलहाल एसआईपी चल रही है 20,000 के आसपास की, 10,000 एसआईपी और ऐड करना चाहते हैं। और फिलहाल इनका अगर पोर्टफोलियो देखें तो पराग पारिक टैक्स सेवर है 4,000 पर मंथ, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 4,000 पर मंथ, एक्सिस मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा में भी 4,000 ईच है। तो ये इनकी एसआईपीज हैं। इसके अलावा ईपीएफ में हर महीने ये 2,50,000 का निवेश कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 7.5 लाख हो चुकी है। और इन्होंने लमसम भी इन्वेस्ट किया हुआ है काफी सारे फंड्स में। डीएसपी टैक्स सेवर में 4 लाख लमसम, एचडीएफसी एडलवाइज मिड कैप में 3 लाख ईच, कोटेक स्मॉल कैप में 2 लाख और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 8 लाख। तो अभी 20,000 की एसआईपी चल रही हैं, कुछ लमसम है, 10,000 और ऐड करना चाहते हैं। जानना चाहते हैं इंटरनेशनल फंड क्या पोर्टफोलियो में ऐड करें या नहीं, और साथ ही 10 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। दीपाली जी, दीपक का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो कुल मिला के 27 लाख रुपए इनके इकट्ठे हो चुके हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 7 लाख रुपए ईपीएफ में है। ईपीएफ एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम तालमेल देखें तो 35 लाख में से 20% इनका सही मात्रा में डेट में है और बाकी इक्विटी में है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टिक मार्क। 80-20 का एसेट एलोकेशन चल रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपकी अगर जो 30,000 रुपए की एफएसआईपी 20+10 जो करना चाहते हैं उसको अगर हम 12% पे ग्रो करें और आपका जो करंट पैसा है वो 12% पे ग्रो हो तो आप 1.5 करोड़ पे 10 साल में पहुंच जाते हैं। दैट्स अ सेकंड गुड न्यूज। पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपके पास डेट के लिए है ऑलरेडी, इसीलिए मैं उसमें रेकमेंड नहीं करूंगा। इक्विटी स्कीम्स जो है उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। ईडलवाइज का मिड कैप मेरे हिसाब से आपको एग्जिट करना चाहिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप एग्जिट करना चाहिए, डीएसपी टैक्स सेवर, एक्सिस मिड कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये जो 5 स्कीमें हैं इनमें मेरे हिसाब से आप तब्दीली कर सकते हैं ग्रेजुअली एग्जिट लोड खत्म करने के बाद। और जो स्कीम्स आप एंटर कर सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में रोशी जैन जो नई फंड मैनेजर है वो बहुत बेहतरीन कर रही है। प्रशांत जैन को अच्छी तरह से उन्होंने उनके शूज को स्टेप इन किया है। That's point one. कोटक इमर्जिंग एक्विटीज मिड कैप स्कीम, पंचगज श्रीबरीवाल की आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड एक्विटी, ये भी शंकरन नरेन खुद इस स्कीम को देख रहे हैं जो इस कंपनी के सीआईओ हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप वेंकी फंड मैनेजर है। रोशी जैन उसकी फंड मैनेजर थी जो एचडीएफसी में चली गई हैं, वो भी बहुत बारीकी से ये फंड देख रहे हैं। ये फंड में काफी आईटी सेक्टर का एक्सपोजर लिया गया है, पीएसयू उसको एग्जिट किया गया है लेटली। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, ताहिर बादशाह जो सीआईओ हैं वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। सो दीज आर द 5 स्कीम्स यू कैन एंटर। एंड जो स्कीम्स मैंने आपको रीड आउट की थी उसको आप एग्जिट करें। जो 3 स्कीम्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उनमें बने रहें। ओके चलिए, तो थोड़े चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं पोर्टफोलियो पर, बाकी गोल आप अपना आसानी से हासिल कर सकेंगे। निवेश जारी रख सकते हैं आप कोटक स्मॉल कैप में, एचडीएफसी मिड कैप में, एसबीआई कॉन्ट्रा में, एडलवाइज मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, डीएसपी टैक्स सेवर से निकलने की सलाह है। साथ ही एक्सिस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से भी निकल सकते हैं। कुछ नए फंड्स आपको फिरोज जी ने बताए हैं वो कर लीजिए नोट। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीसी प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, इनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं विजय कुमार से, सूरत से हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैडम। बताइए सर क्या सवाल है आपका। पंचली बोल रहा हूँ सूरत से। मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। 6 फंड मेरे है, 4 ईयर्स पे मैं ऐसा भी कर रहा हूँ। 6 फंड है मेरे, बराबर है। और मेरी अभी वैल्यू है करीबन 10 लाख रुपीज है। हेलो ओके ठीक है। हेलो ठीक है सर, तो आपके पास 6 फंड्स हैं फिलहाल जिसमें 2,500 ईच आप एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी है, एचडीएफसी मिड कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस इक्विटी, आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी और एचडीएफसी इंडेक्स फंड। इसके अलावा हर महीने पीपीएफ में 12,500 डाल रहे हैं। पीपीएफ की वैल्यू हो गई है 11 लाख और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 लाख। तो फिरोज जी 15,000 की एसआईपी ऑलरेडी इनकी चल रही है, 10,000 की और ऐड करना चाहते हैं, तो बताइए क्या सजेशंस इनके लिए। टारगेट इनका है 1 करोड़ का इन 5 इयर्स। 1 करोड़ इन 5 इयर्स मुश्किल है, क्योंकि 10 लाख 5 इयर्स में अगर 15% पे भी ग्रो हो तो सिर्फ 20 लाख होते हैं।
और अगर आप 15,000 रुपए पर मंथ डालते हैं तो आपका टोटल असल सिर्फ 9 लाख का होगा 5 साल में। तो 19 लाख के असल को 1 करोड़ में तब्दील करने की कोई और म्यूचुअल फंड में क्षमता नहीं है, क्योंकि उसका रिस्क सीमित होता है। क्योंकि 10 प्लस 9 लाख डाल के उसको 1 करोड़ करना नामुमकिन सा होता है, क्योंकि उसके लिए रिटर्न आपको 27% की रिटर्न चाहिए होगी, वो आप म्यूचुअल फंड से उम्मीद कर ही नहीं सकते। 14% की रिटर्न पे भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको लमसम का प्रबंध करना पड़ेगा जो आपके पीपीएफ में है। अगर आप ये 1 करोड़ को सीरियसली लेते हैं तो उसको इक्विटी में तब्दील करना पड़ेगा। 12 लाख जो है पीपीएफ में पड़ा हुआ है। सेकंड, आपको एसआईपी अमाउंट को 30,000 पे ले जाना पड़ेगा, तब जाके आप 7 साल में 1 करोड़ पहुंच सकते हैं। तो काफी स्ट्रेच की जरूरत है। विजय जी प्लीज करें ये स्ट्रेच ताकि आपके गोल्स पूरे हो सके। रहा सवाल आपकी 6 स्कीम में से कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी इंडेक्स फंड और आदित्य बिरला फ्रंटलाइन, ये 3 एग्जिट करें, बाकी 3 को होल्ड करें। जो स्कीम्स हमने प्रीवियस दर्शक को बताई थी वही मैं आपको रिपीट करता हूं। उसके साथ क्वांट का टैक्स प्लान एक डेफिनेटली ऐड करूंगा, जो एक बहुत बेहतरीन टैक्स प्लान है, उसमें आप जरूर निवेश कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्केल अप करें और 30,000 रुपए की एसआईपी तक पहुंचने की कोशिश करें जल्द से जल्द। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। तो उससे पहले विजय जी, आपको सलाह दी गई है, आपका जो गोल है उसको हासिल करने के लिए आपको एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। और 6 फंड्स हैं आपके पास, 8 फंड्स आप कर लीजिए, 2-3 फंड्स और ऐड कर सकते हैं। कुछ फंड्स से आपको एग्जिट करना है, जिसमें कोटक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी इंडेक्स फंड है और आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी है। एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी और एसबीआई फोकस इक्विटी में आप अपनी एसआईपीज कंटिन्यू कीजिए। कुछ नए फंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फिरोज जी ने सजेस्ट किए हैं, जिनको आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो 30,000 के आसपास की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, और तब आप 7 साल में अपना टारगेट हासिल कर पाएंगे। आनंद अस्थाना है हमारे साथ अब लखनऊ से। आनंद जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड मुझे एसआईपी करने के लिए पता चल सकता है क्या? ओके, बिल्कुल पता लग सकता है। तो इंटरनेशनल फंड पर आपका सवाल है, पूछ लेते हैं। तो पहले तो बताइए फिरोज जी, बाकी व्यूअर्स की जानकारी के लिए भी कि इंटरनेशनल फंड्स होते क्या है, और नॉर्मली इन फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, या फिर कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही कौन कौन से फंड्स हैं मार्केट में और कौन सा ये ऑप्ट कर सकते हैं? ये देखिए, इंटरनेशनल फंड जैसे नाम दर्शाता है कि ये पैसे इंडिया व इंडियंस के इन्वेस्ट इंटरनेशनली होते हैं। तो पैसा यहाँ इकट्ठा होता है, म्यूचुअल फंड रूपी डिनोमिनेटेड होता है, बट वो पैसा जो है बाहर के स्टॉकों में निवेश होता है। तो उसमें भी 2 किस्म के होते हैं, एक फीडर फंड होते हैं या फंड ऑफ फंड्स भी कहते हैं। उसमें काफी सारे फंड्स, एक ही फंड में आप इन्वेस्ट करें तो इंटरनेशनली 5-10 फंडों में फंड मैनेजर पैसा लगा देते हैं, उसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। आज 49 फंड ऑफ फंड्स हैं इंटरनेशनली जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से सिर्फ 26 फंड्स हैं जो आज पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सेबी की एक रेगुलेशन आई थी जिसमें कैप लग गया था कि इंटरनेशनल फंड्स में इससे ज्यादा इंडियनों का पैसा नहीं लगना चाहिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो 26 फंड्स हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट रहा सवाल, पहली चीज हर दर्शक को ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनल वो जा क्यों रहे हैं। अगर आपको ग्लोबल गोल है, बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है या फॉरेन हॉलीडे करना है, तो ग्लोबल फंड या इंटरनेशनल फंड की आपको बेहद जरूरत है। अगर आपके ग्लोबल गोल्स नहीं है तो यू कैन अवॉइड देम, स्पेशली इन द करंट सिचुएशन। अगले 5-10 साल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो देश भर में ग्लोब में सबसे अच्छी ग्रोथ की संभावना रखती है। सो दैट्स व्हाई आई वुड स्टिक टू इंडिया। बट अगर आपको इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना है तो इडलवाइज यूएस वैल्यू फंड, ऑफशोर फंड एक बहुत अच्छा फंड है। डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड, ये इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है बट वर्ल्ड माइनिंग का इनका जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड, ये फंड ऑफ फंड है जो दूसरे फंडों में निवेश करता है। ये 3 फंड्स को आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं। बट ये हमेशा याद रखें कि ग्लोबल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थीमेटिक स्कीम या सेक्टर स्कीम नहीं ले सकते। कई सारे लोग जो है नैस्डैक फंड ले चुके हैं जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए। और डिवर्सिफाइड इंटरनेशनल एक्सपोजर कैन बी ब्रॉट इनटू वंस पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, तो कुछ खास बातें आपको बताइए फिरोज जी ने। आप इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं और कुछ इंटरनेशनल फंड्स आपको सजेस्ट किए भी गए हैं, एडलवाइज यूएस वैल्यू डिस्कवरी ऑफशोर फंड, डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड, आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड। चलिए, तो ये है आपके लिए सलाह। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस बार भी कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। फिरोज जी बने हुए हैं हमारे साथ, चल वापस आते हैं। आप देखते रहिए योर मनी।
आप देख रहे हैं योर मनी। फिरोज अजीज हमारे साथ मौजूद है। अब क्वेरीज को आंसर करने के लिए गौरव हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं जमशेदपुर से। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैडम गुड इवनिंग। जी मैडम, मेरा ये इवनिंग। चार फंड है। ये एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, मल्टी कैप और आईसीआईसी प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटी, और एक है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ। ये सब रेगुलर ही है। तो ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 पर मंथ है। मेरा 15-20 साल का टारगेट 1 करोड़ है। ओके, और आपकी एज क्या है गौरव? 26 इयर्स। ठीक है। तो फिरोज जी, फंड्स तो आप इन्होंने बताया आपको एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसी प्रू हाउसिंग, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सिस मल्टी कैप, टोटल 10,000 की एसआईपी, 80,000 की वैल्यू ऑलरेडी पोर्टफोलियो की हुई है क्योंकि रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट। अच्छी बात है कि ये यंग इन्वेस्टर हैं, तो बताइए क्या सजेशंस इनके लिए। यस, गौरव जी 24 की उम्र में 24 की उम्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 80,000 रुपए का पोर्टफोलियो भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉइंट 1, आपको अगर अपना 1 करोड़ का टारगेट मीट करना है तो आपको 15,000 की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी और 14% की रिटर्न पे आप वहां पहुंच सकते हैं। 14% की रिटर्न की उम्मीद करना 10-15 सालों में गलत नहीं होगा, क्योंकि 11-12% निफ्टी देने की उम्मीद रखती है और उसमें फंड मैनेजर अगर 2-3% दे देते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने रेगुलर स्कीम्स खरीदे हैं, आपके बीच में कोई एडवाइजर है तो आप रेगुलर खरीदें। अगर आपको कोई एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप डायरेक्ट खरीदें, क्योंकि आपकी जो पोर्टफोलियो देखता हूं उसमें काफी अनोखी चीजें हैं। जैसे आपका एक फंड है 5,000 का, वो सेक्टोरियल फंड है, थीमेटिक फंड है, हाउसिंग डेवलपमेंट। 5,000 रुपए आपने वहां डाल रखे, विच आई डोंट थिंक इज अ गुड एडवाइस। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है या एडवाइजर है कि नहीं है पता नहीं लगता, आपको पोर्टफोलियो देख के तो लगता नहीं है, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप स्कीम नहीं है, फ्लेक्सी कैप स्कीम नहीं है, बट आपके थीमेटिक स्कीम में 5,000 रुपए डाल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। कोर पोर्टफोलियो पहले बनाए। इसीलिए फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, ये 5 स्कीम अलग 5 कैटेगरी की आप ले सकते हैं। एक्सिस की 2 स्कीम्स हैं, उसको आप एग्जिट करें, और आईसीआईसीआई प्रू हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको थीमेटिक स्कीम में नहीं जाना चाहिए। तो ये बदलाव करें और आपकी एसआईपी को 5,000 से जैसे ही आपकी आय बढ़े तो जरूर करें, ताकि आप अपना 1 करोड़ का टारगेट 15 साल में पूरा कर पाए। गौरव जी, ओके, तो 15,000 के आसपास की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी। 10,000 के आप कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए और आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। विनोद है फोन लाइन पर हरियाणा से। विनोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी नमस्कार मैडम। मैडम मैं इसमें 9,000 रुपए का एसआईपी कर रहा हूँ एसबीआई फंड में, और मेरे पास ये एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई स्मॉल कैप है। तो मैं 10 साल की कर रहा हूँ, तो 50 लाख का टारगेट है मैडम, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपका एसबीआई के ही सारे फंड्स लिए हुए हैं इन्होंने फिरोज जी, ब्लू चिप, फोकस्ड, कॉन्ट्रा, स्मॉल कैप, तो फंड हाउस तो एक ही चुना है। रही बात 10 साल में कितना कॉर्पस से एक्यूमुलेट कर लेंगे, ये जानना चाहते हैं। 9,000 के आसपास की एसआईपी इनकी चल रही है। यस, आई थिंक विनोद जी, जैसे दीपाली जी ने ऑटोमेटिकली अपने कमेंट में हाईलाइट कर दिया कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की 4 लेने की आपको स्कीम जरूरत है नहीं। माना कि एसबीआई सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बट शुक्र है कि एसबीआई की 4 स्कीमें हैं। अगर कोई और छोटी की होती तो आपके शायद पैसे ना बने होते या फिर रिस्क ज्यादा होती। तो इसमें से 2 आप बने रहे। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, आर श्रीनिवासन जो उनके सीआईओ हैं, वो खुद ही इसके फंड मैनेजर हैं। दिनेश जो फंड मैनेजर हैं एसबीआई कॉन्ट्रा के, ये 2 बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, इसमें बने रहे। बाकी 2 जो एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई स्मॉल कैप का एग्जिट करके दूसरी स्कीमों में जा सकते हैं। दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की भी काफी खूबियां होती हैं, उसका लुत्फ उठाएं, तो एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। पॉइंट 1, तो जो आपकी 9,000 रुपए की एसआईपी है, उससे आप 30 लाख इकट्ठा कर सकते हैं। 15,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी ताकि 15 साल बाद आप 1 करोड़ रुपया और इकट्ठा कर पाए। तो आपको एसआईपी में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए स्टेप अप एसआईपी का एक साधन होता है एसआईपी में, जो आप हर साल 10-10% बढ़ा सकते हैं। वैसे भी करेंगे तो आप अपने गोल के नजदीक पहुंचने की संभावना रखते हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपकी जो 2 स्कीम्स आप एसबीआई की एग्जिट करेंगे, उसको एंटर करने के लिए आपको 5 स्कीम्स बता देता हूं, क्योंकि आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ानी भी है। तो 7 स्कीम्स टोटली आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन्वेस्को मल्टी कैप एंड आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, द सेम स्कीम्स व्हिच वी रेकमेंडेड टू अदर व्यूअर्स एज वेल। ये 5 प्लस 2 एसबीआई की आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके,
चलिए, तो सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। अब पूछ लेते हैं फटाफट से फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो और जाना चाहते हैं फिरोज जी की चॉइसेस के साथ। बताइए फिरोज जी, कौन से फंड्स हैं आपके लिस्ट में? दीपाली जी, 4 अलग कैटेगरी के 4 स्कीम्स हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा एक कॉन्ट्रेडियन बेट लेता है, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी। ये चारों अलग कैटेगरी के हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आपको 2000 रुपए की भी एसआईपी करनी हो तो ये 4 में शुरुआत कर सकते हैं। अगर पैसे बढ़े तो इन 4 में ही टॉपअप करते जाएं और साल 1.5 साल में एक रिव्यू करना जरूरी है इन चारों स्कीम्स का। ठीक है, तो ये 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रो फोकस्ड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में और सभी व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।